नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे और लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम 2026 उत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आयोजन स्थल पर लगे विभिन्न सांस्कृतिक, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। आदिवासी समाज ने पारंपरिक फागा और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया, जबकि संस्कृति विभाग ने बस्तर की लोक परंपराओं पर आधारित प्रस्तुतियां दिखाई। मंच से संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति है और क्षेत्र तेजी से नक्सल प्रभाव से मुक्त हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि तय समय सीमा तक माओवादी हिंसा खत्म करने का लक्ष्य है और आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा व पुनर्वास मिलेगा। राज्य के नेताओं ने भी कहा कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकारी योजनाओं से बस्तर में विकास और शांति का माहौल मजबूत हुआ है। उधर रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम उत्सव को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस बार उत्सव में भागीदारी पहले से अधिक रही और करीब 54,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोग अब नक्सलवाद से छुटकारा चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की मजबूत इच्छा जता रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। इस दौरान नक्सलवाद के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा जताया कि यह लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पड़ोसी राज्यों से सहयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के मार्गदर्शन में संयुक्त टास्क फोर्स का गठन हुआ है और सभी राज्यों का सहयोग मिल रहा है। साथ ही नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने और आत्मसमर्पण करने की अपील भी दोहराई गई। देखिए, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ था और ये निचले स्तर से इसकी प्रतियोगिता रखी गई थी। ब्लॉक से जिला और 3 दिन का बस्तर स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से हुआ और आज उसका समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हुआ। और पिछले साल करीब 47,000 लोग बस्तर पंडुम में भाग लिए थे और इस साल संख्या बढ़कर 54,000 हो गई। ये बहुत खुशी का विषय है और इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उधर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्साह बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने दूसरी बार शावकों को जन्म दिया है और इस बार उसने एक साथ 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। नए शावकों के आने से पार्क में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। कूनो नेशनल पार्क अब देश में चीतों के सफल प्रजनन के प्रमुख केंद्रों में गिना जाने लगा है, जहां लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पार्क प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार यहां मौजूद अन्य मादा चीता गामिनी और ज्वाला के भी गर्भवती होने के संकेत है और आने वाले लगभग 2 महीनों में उनके भी शावकों को जन्म देने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व CCF CS नीनामा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत 28 तारीख को बोत्सवाना से 8 और चीते भारत पहुंचने वाले हैं। इस नई खेप के आने और संभावित जन्मों को देखते हुए अनुमान है कि वर्ष के अंत तक देश में चीतों की संख्या 50 के पार पहुंच सकती है, जो चीता पुनर्स्थापन परियोजना के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर फाल्को नाला मंदिर के सामने सोमवार को एक बेहद भीषण सड़क दुर्घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। दमोह से जबलपुर की तरफ जा रहा चावल से भरा तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से पहले से टकराई हुई पिकअप गाड़ी से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार रही कि पिकअप में बैठे दर्शनार्थियों के बीच चीख पुकार मच गई और घटनास्थल पर अफरा तफरी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत के प्रयास शुरू किए। जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन जबलपुर से गौसलपुर क्षेत्र से बांदकपुर दर्शनों के लिए जा रहा था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु सवार थे। दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही
जबेरा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान और सिंग्रामपुर चौकी प्रभारी गणेश दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को 108 एम्बुलेंस साथ ही अन्य उपलब्ध वाहनों से कटंगी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई। क्षतिग्रस्त वाहन सड़क पर फंसे रहने से करीब आधे घंटे तक मार्ग पूरी तरह जाम रहा। बाद में पुलिस ने वाहनों को हटवाकर रास्ता आंशिक रूप से चालू कराया और वन वे व्यवस्था लागू कर ट्रैफिक को धीरे धीरे सामान्य किया। लगभग 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टक्कर के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच जारी है। यह हादसा एक बार फिर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। दाहिया को घायल है, एक श्रद्धा दाहिया है, एक बंदना दाहिया, एक कुत्तो दाहिया है, कुत्तो भाई दाहिया। भैया बड़ी पगला गया भैया। और कोई तो भैया अरे सम्मू है और दयाराम दाहिया, रेखा बाई, रोशनी दाहिया, साक्षी दाहिया। एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि चौकी सिंग्रामपुर क्षेत्र में फलको के नाला के पास एक ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी है। पिकअप में कुछ दर्शनार्थी जा रहे थे वहां पे मानवपुर दर्शन करने। उसमें करीब 15 से 20 लोग थे। तो अभी एकदम से एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन 15-20 लोग घायल है, जिनको तत्काल कटंगी CSC भिजवाया गया इस इलाज के लिए। और जैसे ये उसमें जो भी होगी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। टायर और पेट्रोल करने के लिए रुका था, कितनी देर में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। ये एक्सीडेंट कैसे हुई है? गाड़ी ये लेन लगा के चल रहे थे, इधर से जौनपुर तरफ से आ रहे थे और यहाँ पर लगा पीछे वाली गाड़ी ऊपर थी पिकअप में और आगे वाली में घुस गई जाती। ये पिकअप में कितनी सवारी थी अंदाज से? थे उसमें 10-12 लोग। वहीं आदिवासी समाज ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 343 पर सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया, जो बाद में प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद खत्म हो गया। ग्राम जामवंतपुर के पास सर्व आदिवासी समाज के लोग बसंत कुजूर के नेतृत्व में एकत्रित हुए और जमीन सीमांतरण से जुड़े पुराने ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार आवेदन और ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिस कारण उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से विस्तृत बातचीत भी की। अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा के बाद उन्होंने मांगों के समाधान के लिए 1 सप्ताह का समय देने का भरोसा दिलाया। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। करीब आधे घंटे तक चले इस प्रतीकात्मक जाम के दौरान हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन प्रशासनिक समझाइश के बाद आवागमन फिर सामान्य हो गया। अब प्रदर्शन से जुड़े लोग अगले कदम के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। बलरामपुर के द्वारा NH जाम के संबंध में सूचना दी गई थी। उनकी जो प्रमुख मांगे थी, जिसमें से जामवंतपुर स्थित भूमि खतरा नंबर 141 के सीमांकन को लेकर था। जिला की टीम द्वारा बात की गई है। 1 सप्ताह के अंदर उनको आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो खतरा नंबर 141 है उसका सीमांकन कर सभी के समक्ष अवगत करा दिया जाएगा। जमीन के बारे में हाँ, क्या हो गया आप लोग का जमीन? वो है हमारा जमीन लुटा जा रहा है ना, घर बना दिया, प्लाट 89/1 है। एक कौन लूट रहा है आप लोग का जमीन को? वो राजपूत हैं, मियाँ है। मियाँ के नाम क्या नाम है उसके? साइनबार। और राजपूत के नाम है दीपक। देखिए, NH जाम करने की सांकेतिक हमारी जो मांग थी उसको लेकर हम खड़े थे और जैसे ही खड़े हुए और तत्काल हमारे न्यायिक दंडा मजिस्ट्रेट रामानुगंज तहसीलदार साहब के द्वारा हम सभी को आश्वासन दिया गया है। जिस मांग को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन और हम सभा जो लगाए थे, जो सतन मतन का जो ज़मीन का सीमांकन 1 वर्ष से नहीं हो पा रही थी, तो उसको तत्काल उन्होंने स्वीकार करते हुए जिला में गठन करके 1 सप्ताह के अंदर सीमांकन करने का आश्वासन दिया है। वहीं सागर जिले की देवरी तहसील में 6 फरवरी को SC, ST, OBC संगठनों के UGC समर्थन आंदोलन के दौरान लगे कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर विवाद और गहरा गया। इस मुद्दे को लेकर सोमवार दोपहर ब्राह्मण समाज संगठन और करणी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में देवरी थाना परिसर पहुंचे और संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई साथ ही FIR दर्ज करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आंदोलन के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। थाना स्तर पर तुरंत FIR दर्ज नहीं होने पर नाराज कार्यकर्ता हाईवे की ओर बढ़े और NH 44 4 लेन पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया।
लगभग 2 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए। सड़क पर धरना देते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समझाइश का प्रयास किया और मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। फिर भी तत्काल मामला दर्ज न होने से प्रदर्शन जारी रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, जिनमें रहली एसडीओपी और आसपास के थानों का पुलिस बल शामिल रहा। अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद संबंधित पक्ष को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन मिला। तब जाकर चक्का जाम खत्म हुआ और यातायात फिर से बहाल किया जा सका। इस दौरान सर्व सवर्ण समाज के कई लोग भी समर्थन में मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। भैया, आज तक जितने भी ज्ञापन या आंदोलन या जो भी कार्यक्रम हुए हैं, आप लोगों ने खुद ने देखा है और सारे देश ने देखा है कि ब्राह्मणों ने कभी भी इस प्रकार से कानून का ना तो उल्लंघन किया है। हमेशा संविधान को अपना सर्वस्व मानकर हम लोग कानून के दायरे में सारे कार्य करते हैं। चूंकि हमारी लड़ाई किसी भी जाति से नहीं है, हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया है, आज लड़ाई जो है व्यक्तिगत लड़ाई है। हम लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में हम लोगों ने किसी भी वर्ग को ना तो कभी कोई अपशब्द पहले बोले हैं, ना उस प्रदर्शन में बोले हैं। देखिए, यूजीसी का जो कानून बना है, 13 जनवरी 2026 का जो कानून बना है, यह कानून समाज को विभिन्न जातियों में बांट रहा है, ऊंच नीच में बांट रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी जो सवर्ण समाज के खास करके विद्यार्थी हैं, उनके दिल में ये चीज पनप रही है कि हमारे साथ अन्याय होगा, हमारी पढ़ाई या विद्या अर्जन करने में हमें दिक्कतें आएंगी। तो इसको लेके अकेला सागर में नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं सुनते तो ये आंदोलन ऐसा ही चलेगा, ये कंटिन्यू चलेगा। ये 10 दिन तक भी नहीं सुने, 10 दिन तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे। हमारा ये था कि जो सवर्णों को गाली दी है, जूते पहनाने, माला पहनाने की बात की गई है, वो बात है कि बात सीधी सी बात, हम आपको 4 नाम दे रहे हैं कि हमें पता है कि हम आपको 4 नाम दे रहे हैं कि इन 4 पे एफआईआर करिए। हम किसी जाति किसी को नहीं दे रहे। हमारा टारगेट ये है कि आप 4 लोगों ने जो किया है, हम उन 4 के खिलाफ एफआईआर चाहते हैं बस। उधर जांजगीर चांपा जिले के खैरताल स्थित जीएलडी स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी के दौरान वाहनों पर खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। 4 फरवरी को हुए इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसमें कुछ युवक कार और स्कॉर्पियो के बोनट और छत पर बैठकर जोखिम भरे करतब दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया और इसे यातायात सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नवागढ़ थाना टीम ने तुरंत जांच शुरू की और संबंधित वाहन चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। दोनों चालकों से 2800 रुपए का समन शुल्क वसूला गया और आगे ऐसी लापरवाह व जानलेवा गतिविधि दोबारा न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि सड़क को स्टंट का मंच न बनाएं, क्योंकि इस तरह की हरकतें खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालती हैं। इसलिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उधर मुंगेली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र सवनी ने केंद्रीय बजट पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में मजबूत आधार तैयार करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता मिली है, जिससे देश की समग्र विकास गति को बल मिलेगा। उनके अनुसार बजट की घोषणाएं दीर्घकालिक सोच को दर्शाती हैं और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सवन्नी ने बताया कि छत्तीसगढ़ को भी इस बजट में खास महत्व मिला है। राज्य में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की योजना, रेलवे मद में बढ़ा हुआ प्रावधान और खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देंगी। उनका कहना है कि इन कदमों से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर भी विस्तृत होंगे। उन्होंने महिलाओं, युवाओं और किसानों के हित में किए गए प्रावधानों को बजट की बड़ी विशेषता बताया। शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक आधारित एवीजीसी लैब स्कूलों और कॉलेजेस की स्थापना करने, साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू करने की योजना को युवाओं के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी ट्रॉमा केयर सुविधाओं को मजबूत करने और गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़े
आयात पर शुल्क छूट जैसी घोषणाएं आम लोगों को राहत देने वाली मानी गई। कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के लिए भी कई उपयोगी प्रावधानों का जिक्र किया गया। पशुपालकों को ऋण, सब्सिडी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 बड़े तालाबों के निर्माण की योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाले कदमों को उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कुल मिलाकर उन्होंने इस बजट को समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती का रोड मैप बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है 2026-27 के लिए, यह बजट एक देश का ऐतिहासिक बजट है और यह विकसित भारत को ले जाने वाला बजट है। किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को यह विशेष रूप से सुविधाओं देने वाला बजट है और इस बजट में के माध्यम से निश्चित रूप से देश से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो और साथ ही साथ जो महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि का क्षेत्र हो, इस सभी दृष्टि से इस बजट में समावेश किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। उधर जगदलपुर के पोटानार क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रेत और मिट्टी से भरा एक हाईवा ट्रक तेज गति में सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक की लापरवाही और नियंत्रण की कमी के चलते वाहन ने सड़क किनारे चल रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का दृश्य बेहद भयावह बताया जा रहा है, जिसे देखने वाले लोग भी सहम गए। इस हादसे के बाद मृतका के परिवार में गहरा शोक छा गया है और छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। तो गांव में मातम का माहौल है। आसपास के लोगों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार और असावधानीपूर्ण ड्राइविंग पर सख्त नियंत्रण लगाने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। उधर भोपाल में गौमांस मिलने और गंदे पानी की सप्लाई के आरोपों को लेकर शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस मुद्दे पर नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आईएसबीटी क्षेत्र स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। तो आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता अपने साथ महापौर मालती राय का रावण रूप भी तैयार कर लाए थे। पुतला भी लेकर पहुंचे थे, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से 10 सिर लगाए गए थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महापौर के खिलाफ नारेबाजी की, होर्डिंग और पोस्टरों को निशाना बनाया। कुछ स्थानों पर आगजनी भी की और पोस्टरों पर जूते मारकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान महापौर पर गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें लेकर तीखी टिप्पणियां भी की गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। उधर सिवनी जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर सागर संकुल केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक शाला मोठार का एक ऐसा विद्यालय है जहां पर 34 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। स्कूल में 1ली से 5वीं तक शैक्षणिक कार्य कराने हेतु एक गेस्ट शिक्षक है जो छुट्टी पर जाते हैं, तो ये स्कूल शिक्षक विहीन ही हो जाता है। इस दौरान विद्यालय का संचालन बच्चे ही करते हैं। सुबह स्कूल खोलने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक का काम छात्र छात्राओं के जिम्मे रहता है। छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने बताया कि जब अतिथि शिक्षक छुट्टी पर रहते हैं तो या तो स्कूल बंद रहता है या छात्र छात्राएं स्कूल का संचालन करते हैं। परमानेंट शिक्षक की आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारी एस कुमरे बच्चों की सराहना करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकुल केंद्र प्रभारी को शिक्षक अटैच करने के लिए आदेशित किया गया था, पर जिस शिक्षक को आदेशित किया गया था वो काम नहीं कर रहा। तत्काल दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। ये मामला प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख रहा है। संकुल प्राचार्य ने जिस शिक्षक की व्यवस्था किया था वो भी जाने में असमर्थ है और एक अतिथि शिक्षक ही कार्यरत है और अतिथि शिक्षक द्वारा अवकाश में चले जाने पर वहाँ के बच्चों के द्वारा स्वयं शिक्षक बनकर अपने अध्यापन का दायित्व, शैक्षणिक कार्य का दायित्व के साथ पढ़ने के साथ साथ शिक्षकी कार्य किया जाता है। ये तो बड़ा सराहनीय, अपितु एक बच्चा जिस शिक्षक का काम कर रहा है तो वो ठीक भी नहीं है नियमानुसार। इस संबंध में मैंने संकुल प्राचार्य को पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह तत्काल एक नियमित शिक्षक की व्यवस्था करे। अभी अवगत कराया, मैडम से बात हुई, अभी मैं तत्काल आज वो नहीं करेंगी तो मैं वहाँ पर स्वयं संज्ञान में लेकर आज शाम तक मैं वहाँ कोई ना कोई एक नियमित शिक्षक की व्यवस्था कर दूँगा।
सर वो भी अब नए सर आए हैं अभी, तो यहाँ बच्चों के लिए भी अब टीचर वगैरह नहीं है, बहुत समस्या हो रही बच्चों को पढ़ाने में। अब अकेला सिंगल टीचर क्या करेगा? अब 5-5 क्लास हैं यहाँ पे, अब एक टीचर से तो संभल नहीं पाएगा 5 क्लास। और जब ये छुट्टी पे चल जाते हैं तब क्या स्थिति? सर उस समय छुट्टी बंद रहता है स्कूल। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर यहाँ टीचर और आना चाहिए। शिक्षक तो यहाँ पर अतिथि वाले सर हो, और 5 क्लास है यहाँ से बंद रहेगा सर, क्या होगा? और टाइम पे खुलते, जितने उनसे बंद खुल रहे हो गए, और क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए स्कूल में, मास्टर नहीं तो कहाँ पढ़ाएंगे? जितना पढ़ना है तो घूम रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सोचे कि सर एक टीचर और आए, परमानेंट आए कम से कम, बच्चों लोगों को भविष्य बनना चाहिए। अभी किसी कच्ची न्यू रहेगी तो आगे चलकर बच्चों क्या करेंगे बताइए? ये तो देहात है। संकुल प्राचार्य ने जिस शिक्षा उधर देवरी थाना इलाके में लापता युवक के मामले ने अब बेहद सनसनीखेज रूप ले लिया है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर गांधी वार्ड में सनशाइन स्कूल के पीछे बने, आपको बता दें कि टैंक की तलाशी ली, जहां से मानव कंकाल के अवशेष बरामद हुए। बरामद हड्डियों में सिर, जांग और पसलियों के हिस्से शामिल हैं। प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अवशेष करीब 7 महीने पहले लापता हुए युवक प्रिंस वाल्मीकि के हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है। जांच के शुरुआती चरण में संदिग्ध युवक पुलिस को अलग अलग स्थान बताकर भटकाता रहा, यहां तक कि कई जगह खुदाई भी कराई गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में सख्त पूछताछ के दौरान उसने सही स्थान की जानकारी दी, जिसके बाद ये बड़ी बरामदगी हो सकी। तो पुलिस ने सभी अवशेष सुरक्षित कर फॉरेंसिक परीक्षण के और डीएनए मिलान के लिए भेज दिए हैं, ताकि पहचान स्पष्ट हो सके। पूरे घटनाक्रम को संभावित प्रेम संबंध के विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि परिजनों ने मृतक की पत्नी और संदिग्ध युवक के बीच नजदीकी रिश्तों का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पहचान और घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी। मामले की गहराई से पड़ताल जारी है और इलाके के लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाए। तो यहाँ उनके ससुराल है देवरी में, उनकी वाइफ के साथ रहते थे। वो 20 अगस्त से गायब थे। तो उनकी पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जो गुमशुदगी जांच कर रहे थे लगातार और प्रिंस की तलाश कर रहे थे। उस दरमियान ये पता चला कि उसकी पत्नी के जो हैं वो सोहेब जो हैं, सोहेब पिता नवाब खां, उसके साथ अवैध संबंध है और उसके लगातार संपर्क में है वो। और उसी दरमियान सोहेब जो है वो गुजरात चला गया था, तो उसको लाकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 20 अगस्त को सनशाइन स्कूल के ये जो ग्राउंड है यहाँ पर उस प्रिंस वाल्मीकि को दोनों मोटरसाइकिल से आए थे और यहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी पत्थरों से। और यहाँ जो गड्ढा है उसमें बोले उसके शव को डाल दिया था और लगातार उसका शव जो बाहर आ गया था तो उस पर नमक डाल दिया था, फिर कचरा डाल दिया था और लगातार उस पर निगाह रखता था। तो उसकी निशानदेही से ये जो प्रिंस वाल्मीकि का शव है, कल कुछ हिस्से बरामद किए थे, एक स्कल खोपड़ी का कुछ हिस्सा और पसली और हाथ की हड्डी, और आज कुछ हिस्सा अभी बरामद हुआ और तलाश कर रहे हैं। अब चूंकि सोहेब ने स्वयं ने ये बताया है कि उसने हत्या करके ये शव को यहाँ छुपाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।